Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. We were studying the unit Biodiversity, its conservation and environmental issue. I am Gokul Bajaj and today we are going to talk about the part 5 of the same chapter. Contents. So what are the contents of the part 5? So the major content is loss of biodiversity, and these contents are divided into sub two types, that is causes of loss of biodiversity and categories of threatened species. So loss of biodiversity. Loss of biodiversity leads to the overall imbalance in the ecosystem. First of all, we need to understand the meaning of loss of biodiversity. इसका मतलब क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे कम होगी, उस बायोडाइवर्सिटी कम होने की प्रक्रिया को हम कहेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी कम होने की प्रोसेस को हम कहेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और जब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, इट विल लीड्स टू ओवरऑल इम्बैलेंस. उससे क्या होगा? इकोसिस्टम में इम्बैलेंस होगा. एक ग्रीन प्लैनेट कन्वर्ट हो जाएगा एक बैरन प्लैनेट में, जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. आज हम इस ग्रीन प्लैनेट पे हैं, पर हम बहुत जल्दी ही जिस तरह से हम हमारी इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जिस तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, बहुत ही जल्दी हम जो अनादर साइड डी है, दैट इज जहाँ पे बैरन दिखाया हुआ है अर्थ को, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वैसे वाले अर्थ को हम में पहुंच जाएंगे. सो द सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. जो सबसे सीरियस एस्पेक्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रही है, उसका महत्वपूर्ण कारण है एक्सटिंक्शन. सो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मीन बाय एक्सटिंक्शन? ये एक्सटिंक्शन होता क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा. सो एक्सटिंक्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ स्पीसीज. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताए, दैट इज एक्सटिंक्शन इज द सीजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज. जब किसी स्पीसीज का आखिरी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी से खत्म हो जाए, अर्थ से खत्म हो जाए, उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्शन. बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं तो डायनासोर्स. आज डायनासोर्स का एक भी स्पीसीज, एक भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डायनासोर्स पृथ्वी से, अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए हैं. सो एक्सटिंक्शन यानी कि सीजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीसीज. जब किसी भी स्पीसीज का आखिरी ऑर्गेनिज्म अर्थ से खत्म हो जाएगा, उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्शन. सो द एक्सटिंक्शन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज. जब आखिरी ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीसीज का मर जाएगा, तो हम उस स्पीसीज को कहेंगे कि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई. फॉर एग्जाम्पल डोडो. डोडो के सभी इंडिविजुअल जो थे, सभी मेंबर्स खत्म हो चुके हैं. डोडो स्पीसीज का एक भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कहीं नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डोडो जो बर्ड है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन. फर्स्ट वन इज द नेचुरल एक्सटिंक्शन, अनदर वन इज द मास एक्सटिंक्शन, एंड थर्ड वन इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. ये तीनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. पहला, नेचुरल एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that is naturally or because of the environmental factors. जब भी organisms का या किसी भी बायोडाइवर्सिटी का या किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन नेचुरली हो जाए या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो जाए, उसे हम कहेंगे नेचुरल एक्सटिंक्शन. एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड्स, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि एक्सटिंक्शन कराते हैं ऑर्गेनिज्म का? तो सबसे पहला है फॉरेस्ट फायर. जब जंगल में आग लग जाती है, जिसे हम मराठी में वनवा कहते हैं, सो जब फॉरेस्ट फायर होती है, पूरा जंगल जलने लग जाता है, और ऐसे में कई सारे प्लांट्स, कई सारे पेड़, उस पेड़ों पे रहने वाले बर्ड्स, उन बर्ड्स के साथ में उनके अंडे, उनका नेस्ट, जो उनका घरटा होता है जहाँ पे वो रहते हैं, सब जल जाता है. साथ ही में उस पे रहने वाले, उसके आसपास रहने वाले सभी ऑर्गेनिज्म जल जाते हैं. सो दैट इज द मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. ऐसे से भी क्या होता है, इस वजह से भी जो स्पीसीज उस एरिया में रहती होगी वो खत्म हो सकती है. अर्थक्वेक में भी हो सकता है कि कई सारा एरिया क्या हो जाए जहां पर नेचुरली फाउंड जो स्पीसीज है वो खत्म हो सकती है. फ्लड्स, जब
बाढ़ आती है, बाढ़ आएगी तो जब पूरा वो बह के लेके जाएगी, वहाँ की पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर देगी, और उस वजह से क्या होता है कि कई बार वहाँ के ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनकी डेथ हो सकती है, और हो सकता है कि एक्सटिंक्ट हो जाए। एंड इंपॉर्टेंटली द वोल्केनिक इरप्शन, जहाँ पे वोल्केनोज है उसके आसपास का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, और कई बार वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं वो एक रैंडम प्लेसेस पे हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि उसके आसपास में टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वहाँ पे स्पीसीज का रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सभी कारण हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन के, दैट इज नेचुरली स्पीसीज खत्म होगी, एक्सटिंक्ट होगी। मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन मतलब उसकी हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। अ मास एक्सटिंक्शन इज यूजुअली डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ अबाउट 75% ऑफ ऑल स्पीसीज इन एग्जिस्टेंस अक्रॉस द एंटायर अर्थ। जब भी पृथ्वी से, अर्थ से जितनी भी स्पीसीज है उनमें से 75% स्पीसीज एक साथ में खत्म हो जाए, उसे हम कहेंगे मास एक्सटिंक्शन। मास का मतलब होता है बल्क, एक बहुत बड़ी साइज। जब एक साथ 75% ऑफ द स्पीसीज या उससे ज्यादा खत्म हो जाएगी अर्थ से, उसे हम कहेंगे मास एक्सटिंक्शन। और यहां पर एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। आज से कई करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे कई सारे ऑर्गेनिजम्स थे, और उसी वक्त क्या हुआ, 10 किलोमीटर डायमीटर का एक एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर आने लगा। ये बहुत विशालकाय एस्टेरॉइड था और जिसकी गति थी लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की। और जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, ये जो पत्थर था, ये जो एस्टेरॉइड था, एक तरह के आग के गोले में तब्दील हो गया, आग के गोले में बदल गया। और ये इतने गति से आकर अर्थ पृथ्वी से टकराया, जिससे बहुत सारा प्रकाश ये पैदा हुआ, और वो प्रकाश से सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, पहले तो उनकी आंखों में की रोशनी चली गई, और जहां पर ये टकराव हुआ पृथ्वी के जिस भाग पर, वहां पर एक लगभग 200 किलोमीटर गहरा खड्डा तैयार हो गया, और उस गहराई से, उस खाई से जो भी वायु निकली, जो भी मिनरल्स निकले, वो सब हवा में चले गए और एयर पोल्यूटेड हो गई। और ये जो हादसा था, जिससे क्या हुआ, भूकंप की लहरें पृथ्वी में निकली, जिससे पानी की बहार आने लगी, पृथ्वी में हर जगह पानी ही पानी पहुंच गया, जिससे क्या हुआ, जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज थी उनकी डेथ हो गई, और जितनी भी स्पीसीज अर्थ पे थी, ऐसी वायु कंटेमिनेट होने से, एयर कंटेमिनेट होने की वजह से उनके लिए सांस लेना मुमकिन नहीं हो रहा था। पृथ्वी का तापमान बढ़ गया था, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया था, हवाएं चल रही थी, और साथ में ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए थे, और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स फ्लाई करते थे वो कुछ बचे थे, तो वो भी नुकसान में हो गए, बिकॉज ऑफ जो पत्थर उस टकराव से तैयार हुए थे, वो पत्थर सब इन बर्ड्स के आंख पर, और या फिर पूरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके आंख पर आकर छेद करने लगे, या उनकी भी जान चली गई। और जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही खराब होता चला गया, पूरी की पूरी मिट्टी की एक परत तैयार हो गई पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा में पूरी मिट्टी ही थी, जिस वजह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डेथ होने लगी, और पृथ्वी पे हर जगह पे आपको लाशें ही लाशें मिलेगी, और आग लगी हुई थी मैक्सिमम जगहों पर। लाइफ सस्टेन करे ऐसा एटमॉस्फेयर बचा नहीं था। जितने भी स्पीसीज थे, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, उनकी मौत हो चुकी थी। अर्थ का टेम्परेचर लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, और ऐसे टेम्परेचर में सभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई थी, और उस वक्त लगभग अर्थ से 75% ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई थी, इसीलिए उसे हम कहेंगे मास एक्सटिंक्शन। सो वी आर अवेयर ऑफ 5 मास एक्सटिंक्शन ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हमने आइस एज देखा है, एक मूवी भी है, कई सारे पार्ट है उसके, तो वो भी एक एग्जाम्पल है मास एक्सटिंक्शन का। तो आज तक ऐसा माना जाता है कि 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और अभी जो हो रहा है, चल रहा है, वो दैट इज 6। सो द करंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड टू बी द 6th extinction, which is progressing at an alarming rate, which is estimated to be 100 to 1000 times faster than the pre-human times। कि अभी जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, आने वाले समय में इससे भी एक एक्सटिंक्शन हो सकता है। उस एक्सटिंक्शन को हम कहेंगे 6th एक्सटिंक्शन, 6th मास एक्सटिंक्शन। आज तक 5 हो चुके हैं, आने वाले समय में जो होगा उसे हम कहेंगे 6th मास एक्सटिंक्शन, विच इज प्रोग्रेसिंग एट दी अलार्मिंग रेट, जो बहुत ही गति से आगे जा रहा है, बहुत ही गति से बढ़ रहा है, जो कि 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्ट है
जहाँ पे इसके पहले जितने भी एक्सटिंक्शन हुए हैं उससे ज़्यादा फास्ट है, 1000 से 100 गुना ज़्यादा फास्ट है. सो इकोलॉजिस्ट ब्लेम दिस टू द ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल हैबिटेट. जितने भी इकोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये सभी हो रहा है ह्यूमन के इंटरवेंशन से. ह्यूमंस नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं. दे डू नॉट फॉरगेट टू warn that if the current trends continues we might lose about 50% of diversity. अगर इंसान ऐसे ही करते रहे, इसी तरह से इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट करते गए तो 50% डाइवर्सिटी खत्म हो सकती है जल्दी. नेक्स्ट इज दी एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. व्हाट इज मीन बाय एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी. किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से होने वाले एक्सटेंशन को हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर दी मेजर सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन. आज के समय में जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये ह्यूमन एक्टिविटी एक बड़ा रीजन है जिस वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्ट हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक कौन सी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, तो आप देख सकते हो. सबसे पहला है पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन. इससे भी कई ज्यादा रीजंस है, बट दीज आर दी मेजर रीजंस, दीज आर दी मेजर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिस वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है, कई सारी स्पीसीज खत्म हो रही है. सो एक्सटिंक्शन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज फास्टर देन एनी अदर एक्टिविटी. जो एक्सटिंक्शन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है वो किसी और एक्सटिंक्शन से ज्यादा फास्ट है. नाउ द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, व्हाट आर दी कॉजेज? देयर आर 4 मेजर कॉजेज पॉपुलरली नोन एज द इविल कॉल्टेट. क्या कहा गया है? 4 मेजर रीजन है और 4 को हम कहेंगे कॉल्टर, दैट इज कॉल्टेट. ये जो द इविल कॉल्टेट का मतलब है, यहां पर इविल मतलब खतरनाक, डेंजरस, भयानक. सो भयानक 4 कारण है और उस 4 कारण के लिए वर्ड यूज किया गया है कॉल्टेट, द इविल कॉल्टेट. सो द इविल कॉल्टेट मतलब भयानक 4 रीजन जो है वो है, पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अनदर वन इज दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड दी को एक्सटिंक्शन. दीज आर दी 4 मेजर रीजंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं. 4 होने की वजह से वर्ड यूज किया गया कॉल्टेट, और एविल इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है, एक धोखा, एक भयानक चीज है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसलिए वर्ड यूज किया गया है द इविल कॉल्टेट. हमें याद रखना है. सो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज दी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट होम. जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम कहेंगे हैबिटेट. और अदर कोई वर्ड में हम कहें अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स और सर्वाइव्स. जो भी जगह पे इंसान रहेगा वो उसका क्या है, हैबिटेट. फॉर एग्जाम्पल कैमल डेजर्ट में रहता है तो डेजर्ट कैमल के लिए हैबिटेट हुआ. पोलार बियर पोलार रीजन में रहती है तो वो पोलार बियर के लिए हैबिटेट हो गया. सो दिस इज नथिंग बट दी हैबिटेट. नाउ व्हाट इज मीन बाय हैबिटेट लॉस? सो डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी कॉल्ड एज दी हैबिटेट लॉस. अगर जंगल खत्म कर दिए, अगर हमने प्लांट्स काट लिए, तो उस प्लांट्स पे रहने वाले बंदर, उस प्लांट्स पे रहने वाले बर्ड्स, उनके लिए वो क्या हुआ, उनकी हैबिटेट लॉस हो गई. जहां वो रहते थे वो जगह ही चली गई. दैट इज हैबिटेट लॉस. फ्रैगमेंटेशन, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ हैबिटेट इनटू फ्रैगमेंट. एक घना सारा जंगल था, बड़ा जंगल था, उस जंगल को हमने बीच में से रास्ता बना दिया. बीच में से रास्ता बनाने की वजह से वो एक जंगल 2 भाग में डिवाइड हो गया. इसी को हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन. एक बड़ी जगह को 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में बांट देना. सो यहां देखिए ये एग्जाम्पल है. यहां एग्जाम्पल है कि एक बड़ी लैंड को जब हम 2 हिस्सों में बांटेंगे तो आप देख सकते हो कि क्या होगा, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होगी. जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको बड़ी जगह चाहिए थी, अब वो ऑर्गेनिजम्स उस जगह में नहीं मिलेंगे बिकॉज जगह छोटी हो गई है. सो फ्रैगमेंटेशन डिस्टर्ब्स दी हैबिटेट. कैसे? तो दिस आर दी सम माइंड बॉगलिंग पिक्चर्स जो आप देख सकते हो कि जो वाइल्ड लाइफ थी, जो फॉरेस्ट का एरिया था या जो हैबिटेट थी उन ऑर्गेनिजम्स की, उसके बीच में ह्यूमंस ने इन्वेजन कर दिया. कहीं रेलवे ट्रैक चला दी तो कहीं रास्ते बना दिए, और उस वजह से क्या होता है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम रास्ता क्रॉस करना होता है. इसी को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन के. घने बड़े जंगल को, बड़े एरिया को हमने हिस्सों में बांट दिया तो ये रास्ते बन गए, यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रिजल्ट्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दीज आर द ब्रेनस्टॉर्मिंग पिक्चर्स ऑफ द फ्रैगमेंटेशंस. क्या हुआ
कि ये हिरन या ये ऑर्गेनिज्म जब रास्ता काट रहा था उसको कार ने हिट कर दिया और उसकी डेथ हो गई। यहाँ देखिए तेंदुए की मौत हो गई है, टाइगर एंड एलिफेंट, इतना बड़ा लार्ज साइज एलिफेंट ट्रेन के आगे उसकी ट्रेन के नीचे आके उसकी मौत हो गई है। सो फ्रैगमेंटेशन के ये रिजल्ट है, डेफिनेटली इससे क्या होने वाला है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने वाली है। सो इट इज द प्राइम कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। रिडक्शन इन नेचुरल हैबिटेट क्रिएट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द लिविंग बींग्स। जो ऑर्गेनिज्म जंगल में रहते हैं जिनको बड़ी जगह चाहिए, हमने उनकी जगह कम करते गए, हम वहाँ पे अर्बनाइजेशन करते गए, डिफॉरेस्टेशन करते गए, उस वजह से क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स को बड़ी जगह चाहिए थी उनके लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है और उनके पास में इनफ जगह नहीं है। इसीलिए ऐसे वाक़ये होते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कभी हाथी शहर के अंदर आ जाता है, या आपने कई बार सुना होगा कि तेंदुआ दैट इज लेपर्ड या टाइगर किसी कुएं में गिर गया, किसी वेल में गिर गया। क्यों हुआ? बिकॉज हमने उनका नेचुरल प्लेसेस को कम कर दिया, तो डेफिनेटली वो वहाँ से निकल के जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जहाँ पे इंसान रहते हैं, वो वहाँ पे एंटर कर जाएंगे। सो लॉस ऑफ लोकल हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट्स थ्रेट्स टू द माइग्रेटरी बर्ड एज वेल एज द वाइल्ड एनिमल्स। कि जितना भी हैबिटेट हम कम करेंगे हमारी एक्टिविटीज की वजह से वो कम होगा, दैट विल क्रिएट अ थ्रेट टू द माइग्रेटरी बर्ड एज वेल एज द वाइल्ड एनिमल्स। So tropical rainforests are being lost at the alarming rate. Tropical rainforest, yes, जो कि बहुत बड़ा हब होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन पे बहुत ज़्यादा होती है डाइवर्सिटी, तो ये भी कम होते जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ह्यूमंस का भी तादाद ज़्यादा है। हम जंगलों को काट कर क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे सिविलाइजेशन कर रहे हैं। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एक समय कितना हुआ करते थे, हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 14% टू 6% ओवर द ईयर्स। जो एक समय 14% हुआ करते थे वो अब सिर्फ 6% बचे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन। हर तरफ कंक्रीट का जंगल फैला दिया हमने, और इस वजह से जो नेचुरल फॉरेस्ट था, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, वो कम हो गया। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कम अगर होगा तो फॉर श्योर आपकी बायोडाइवर्सिटी भी कम होने वाली है, बिकॉज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो रहती है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पर एक डायनेमिक पिक्चर है जो बेंगलुरु के है, बेंगलुरु के लैंड यूज के बारे में है। आप देखिए 1973 में कितना सारा ग्रीन एरिया है, 68% ग्रीन एरिया है, यानी 68% वहाँ पे जंगल था और सिर्फ 7.97% वहाँ पर सिविलाइजेशन था, घर बने हुए थे जहाँ पे लोग रहते थे। देन देखिए 2002 में आते आते सिनारियो चेंज हो गया। आपको वहाँ पे रेड और ग्रीन कलर लगभग इक्वली दिख रहा होगा। वहाँ पे 38% ग्रीन था, यानी कि 38% वहाँ पे जंगल था, फॉरेस्ट था, और 37% वहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन था, वहाँ पर घर बनाए हुए थे, वहाँ पे कंक्रीट का जंगल था। और आप देखिए आज 2020 में लगभग 93% वहाँ पर क्या है, उतने एरिया में घर बन चुके हैं और सिर्फ 2.96% वहाँ पे जंगल बाकी रह गया है। यानी कि हमने 93.3% एरिया में क्या कर लिया है, कंक्रीट का जंगल बना दिया है, हमने वहाँ पे सिविलाइजेशन कर दिया है। यानी हमने क्या किया है, वी आर लूजिंग द हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज। हमने फ्रैगमेंटेशन किया है और हमने ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल प्लेसेस को खत्म किया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जानते हो आप इस बर्ड को, इसका नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसे कहते हैं मालढोक। मराठी में या लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं मालढोक। इट इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड। ये अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। It is considered as a flagship species of grassland. What is meant by flagship species? ऐसी species जो किसी भी जगह को इंडिकेट करने के लिए यूज की जाए। फॉर एग्जाम्पल कांगारू अगर हमने दिखाया तो आप समझ जाओगे कि कांगारू यानी मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। उसी तरह से ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। जहाँ पे मालढोक मिलते हैं वो एरिया को हम कंसिडर करेंगे ग्रासलैंड। ये सिर्फ जनरली ग्रासलैंड में मिलते हैं। सो वी लॉस्ट लास्ट मालढोक फ्रॉम महाराष्ट्र इन 2018। आपको बता दूं कि 2018 में मालढोक जो था, लास्ट मालढोक भी महाराष्ट्र से खत्म हो गया है। सो नाउ दिस बर्ड इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। अब यह बर्ड सिर्फ राजस्थान और गुजरात में मिलता है, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट लॉस। महाराष्ट्र में ग्रासलैंड्स कम होते गए और फाइनली इन बर्ड्स की भी संख्या कम होती गई और आज वो महाराष्ट्र से खत्म ही हो चुके हैं। That is nothing but the example of local extinction due to habitat loss. Next is overexploitation.
व्हाट इज मीन बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन? इट इज ओवर यूज ऑफ सेम थिंग्स रिपीटेडली। अगर एक ही चीज को आप बार बार यूज करते जाओगे, उसी को बार बार उस पर उसका यूटिलाइजेशन करते जाओगे, उसे हम कहेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। इंसान पहले से, जब से इंसान की इवोल्यूशन हुई है, अर्थ पे आए हैं, तभी से इंसान फूड के लिए और शेल्टर के लिए नेचर पर डिपेंड करते हैं। बट वेन नीड्स टर्न्स टू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो जब तक इंसान फूड और शेल्टर अपनी जरूरत की मात्रा में ले रहे थे तब तक ठीक है, बट जब उससे ज्यादा लेने लगे तो दैट नीड बिकम्स द ग्रीड। जब जरूरत लोभ में बदलने लगी, सो इट लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसी को हम कहेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स वेयर ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। पिछले 500 सालों में जितनी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है, उसमें से मैक्सिमम स्पीसीज ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुई है। इंसानों ने उस चीज को बहुत यूज किया, इतना यूज किया कि आखिर में वो चीज खत्म हो गई। एग्जाम्पल्स आर डोडो। आपको बता दूं, डोडो एक बड़ा पक्षी है, बड़ा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। उसे कहते हैं फ्लाइट लेस बर्ड, जो उड़ नहीं सकता, जिसकी शिकार बहुत आसानी से हो जाती थी और इसका वजन भी ज्यादा था और साइज भी ज्यादा थी। स्टीलर सी काऊ, ये एक तरह की ऐसी मछली, ऐसा एक मैमल था जो कि जिसकी साइज भी बड़ी थी और बहुत इजीली पानी की सतह पे इजी से वो मिलता था। एंड अनदर इज दी पैसेंजर पिजन। सो ये बर्ड्स का, इन ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन हो गया है पिछले कुछ सालों में। क्यों हुआ है वो एक्सटिंक्शन इनका? तो पहली बात तो एक्सप्लॉयटेशन। डोडो जो उड़ नहीं सकता था, वो शिकार करने के लिए काफ़ी आसान था, लोग उसे खाने लगे और रिपीटेडली इतना खाने लगे कि आज वो एक्सटिंक्शन हो गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हंटिंग। नेक्स्ट इज, हमने जो देखा है दैट इज काउ, उसका भी क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ दी हंटिंग। देन पैसेंजर पिजन, इसका भी क्यों हुआ एक्सटिंक्शन? हंटिंग। सो हंटिंग वॉज द मेजर रीजन, दैट इज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन वॉज द मेजर रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ सो मेनी स्पीसीज ऑन द अर्थ। देन थर्ड इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। व्हाट इज मीन बाय एलियन स्पीसीज? स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू रीजन। जब भी कहीं बाहर से कोई नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस की जाए जगह में, कहीं नए जगह पे, उस स्पीसीज को हम कहेंगे एलियन स्पीसीज। यहाँ पर ये कंगारू इस जगह के लिए क्या बन जाएगा? एलियन स्पीसीज। जो यहाँ पे नहीं रहता था और बाहर से लाया गया, उसे हम कहेंगे एलियन स्पीसीज। व्हेन अ न्यू स्पीसीज गेट इंट्रोड्यूस इनटू एनी इकोसिस्टम एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, एक तो खुद से आ जाए या फिर हम इंटेंशनली डाल दे, उसे हम कहते हैं एलियन स्पीसीज। दे मे प्रूव हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑफ द इकोसिस्टम। हो सकता है उनका कोई इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना गिरे, इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट ना गिरे, या ऐसा भी हो सकता है कि उनका इकोसिस्टम पे निगेटिव इंपैक्ट हो, निगेटिव इफेक्ट हो। एक इसका मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए एक घर है और उस घर में एक फैमिली रहती है, माँ बाप और उनका बेटा। उनका जो बेटा होता है वो आगे जाके बड़ा होता है और बड़ा होता है वो लगभग शादी के लायक हो जाता है और वो आगे जाकर शादी करता है। शादी करने के बाद उसकी वाइफ जो कहीं पहले कहीं और रहती थी, वो अब कहाँ आएगी? इस घर में आएगी जहाँ पे पहले 3 लोग रहते थे। अब ये एक जो दुल्हन है या ये जो लड़की है अभी इस घर में आ जाएगी। ये लड़की इस घर की नहीं थी, पर इस कहीं और रहती थी, कहीं और घर में रहती थी, अब इस घर में रहने आ गई। अब इस घर के लिए, इस जगह के लिए ये लड़की क्या हो जाएगी? इस लड़की को हम कह सकते हैं एलियन स्पीसीज। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसका रियल सेंस में कोई मतलब नहीं है, बट इस लड़की को हम क्या कह सकते हैं? एलियन स्पीसीज। अब इसके 2 इंपैक्ट हो सकते हैं। एक तो ये अच्छी से घर बसा ले, फैमिली बढ़ाए, या फिर इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इफेक्ट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने बूढ़े सास ससुर को घर के बाहर निकाल दे, तो ये क्या होगा उसका? निगेटिव इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज द इफेक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज। कि एलियन स्पीसीज यानी कि जो बाहर से आने वाली स्पीसीज है वो चीज़ों को पॉजिटिव भी कर सकती है, वो चीज़ों को निगेटिव भी कर सकती है। So alien species can have both positive as well as the negative effect on the ecosystem. Sometimes it can lead to extinction of local species. और जब भी ये एक्सटिंक्शन कराती है, इसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो जाता है, इन सच केसेस इट इज कॉल्ड एज इन्वेसिव स्पीसीज। ऐसे केस में हम इन स्पीसीज को कहते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। एग्जाम्पल इज कैरोट ग्रास, दैट इज पार्थेनियम। हमें पता है कांग्रेस ग्रास जिसे हम कहते हैं, कांग्रेस गवत कहते हैं, पार्थेनियम ये भी कहीं और बाहर से लाई गई है, ये इंडियन स्पीसीज नहीं है। लैंटेना, लैंटेना कैमेरा आपने सभी ने देखा है इसे, इस प्लांट को, इसे हम कहते हैं राइमोनिया कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। यह भी हमारा इंडियन नेटिव प्लांट नहीं है, बट आप देख लीजिए पार्थेनियम दैट इज कांग्रेस ग्रास। आप ज्यादा अपन गांजर गवत म्हणतो,
दैट इज़ वो गांजा गवत है, ये आपका राइमोनिया है, ये आपको हर जगह मिलेगा। वाटर हाइसिंथ, ये तीनों भी स्पीसीज इंडिया की नहीं है, बट ये इंडिया में मिलती है और इतने तादाद में मिलती है कि इस वजह से जो लोकल स्पीसीज थी वो खत्म होती जा रही है और इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। और एक एग्जाम्पल दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडेटर फिश। एक प्रेडेटर फिश थी, प्रेडेटर मतलब एक शिकारी मछली थी जिसका नाम था नाइल पर्च। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया, एक लेक में इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था विक्टोरिया। दैट प्रूव्ड डिलीटेरियस फॉर 200 लोकल स्पीसीज ऑफ सिल्चिड फिश। एक सिल्चिड फिश नाम की फिश थी जो बहुत सुंदर और छोटी सी फिश थी। क्या हुआ कि ये जो प्रेडेटर फिश थी ये इस सिल्चिड फिश पे प्रेडेशन करती गई, उनका शिकार करती गई और आज ऐसी नौबत आ गई है कि लगभग 200 स्पीसीज सिल्चिड फिश की खत्म हो चुकी है। सो इन इंडिया इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लैरियस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पज हैज प्रूव्ड हार्मफुल टू एंडेमिक कैटफिश वेराइटीज। एक अफ्रीकन कैटफिश है जिसका साइंटिफिक नेम क्लैरियस गैरीपाइनस है, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी एक्वाकल्चर करने के लिए, बट इसका ऐसा इंपैक्ट रहा कि इस वजह से हमारी जो इंडियन कैटफिश थी जिसकी साइज छोटी थी वो खत्म हो गई, बिकॉज ये अफ्रीकन कैटफिश उन पे प्रेडेशन करती थी, उनका शिकार करती थी और हमारी इंडियन कैटफिश लगभग खत्म हो गई। सो वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ सच अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज इज लैक ऑफ लोकल प्रेडिएटर। जब लोकल प्रेडेटर नहीं होंगे, बाहर से आने वाली स्पीसीज के एलियन स्पीसीज का जब लोकल प्रेडेटर उस एरिया में नहीं होगा तो वो जो एलियन स्पीसीज है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज को एक्सटिंक्शन। नाम बहुत सिंपल सा है, को एक्सटिंक्शन। इट इज मीन बाय एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज रिजल्ट्स इनटू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। यानी कि इमेजिन कीजिए ये बर्ड है और ये प्लांट है, इन दोनों का ऐसा रिलेशन है कि बर्ड को फूड मिलता है इस प्लांट से और प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है, प्लांट की जनरेशन आगे बढ़ जाती है इस बर्ड की वजह से। सो एक को एक्सटिंक्शन रेफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ लॉस ऑफ होस्ट स्पीसीज रिजल्टिंग इनटू द लॉस ऑफ अदर स्पीसीज दैट डिपेंड्स ऑन इट। यानी कि लॉस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अगर मान लीजिए जो फ्लावरिंग प्लांट अगर खत्म हो गया, यानी कि होस्ट प्लांट खत्म हो गया, दैट मे रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ बर्ड दैट इज डिपेंडेंट। यानी एक स्पीसीज खत्म हो गई तो उसी के साथ साथ में उस पर निर्भर जो स्पीसीज थी वो भी खत्म हो जाएगी, उसे हम कहते हैं व्हाट, यस, उसे हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। सो मेनी ए टाइम्स ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर इन ऑब्लिगेटरी वे। ऑब्लिगेटरी वे मतलब कंपल्सरी वे, कि एक ऑर्गेनिज्म उसी ऑर्गेनिज्म के साथ में जिंदा रह सकता है, उसी पे फीड कर सकता है, वो किसी और पे ग्रो नहीं होता, किसी और के साथ वो जी नहीं सकता। In such cases, extinction of one variety leads to loss of associated variety from the ecosystem। यहाँ इसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है, हमने देखा था, दिस इज पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन के ऊपर एक लाइस थी, उसका नाम था लाइस कोलम्बिकुला। ये लाइस कोलम्बिकुला इस पैसेंजर पिजन पे ग्रो करती थी, इसकी एक पैरासाइट थी और ये पैरासाइट डिसीज कॉज करते थे इस पैसेंजर पिजन पे। क्या हुआ कि थ्रू द टाइम ये पैसेंजर पिजन खत्म हो गए और साथ साथ में लाइस कोलम्बिकुला का भी अर्थ से वो खत्म हो गई। दैट इज लॉस ऑफ पैसेंजर पिजन फ्रॉम एरिया रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ लाइस कोलम्बिकुला, कि जैसे ही वो पैसेंजर पिजन खत्म हो गया ये लाइस कोलम्बिकुला भी खत्म हो गई, बिकॉज ये लाइस कोलम्बिकुला उस पैसेंजर पिजन पे निर्भर थी, उस पर डिपेंडेंट थी, तो वो खत्म हो गई तो ये भी साथ साथ खत्म हो गई। दैट इज मीन बाय को एक्सटिंक्शन। So these are the major causes of the extinction। कौन से causes है? Asteroid strike, climate change, competition, then loss of habitat, invasive species, diseases, lack of food, lack of genetic diversity, pollution and human predation। These are the major reasons of loss of biodiversity on the earth। नाउ दी कैटेगरीज ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। थ्रेटन मतलब ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है, जो स्पीसीज खतरे में होगी उन सभी स्पीसीज को हम कहेंगे थ्रेटन स्पीसीज। तो हमें देखना है कि कौन सी कैटेगरीज की गई है थ्रेटन स्पीसीज की, क्यों की गई है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी खत्म हो गए, कुछ खत्म होने के कगार पे है, कुछ खत्म होने के बाकी है और कुछ कई सालों बाद खत्म होंगे। यानी हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैटेगरी में है, इसलिए उन सभी ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज वाइज हमने क्या किया,
हमने सिलेक्ट किया और कैटेगराइज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर and natural resources, that is IUCN, maintains a red data book also known as the red list where conservation status of plant and animal species is recorded. हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, लास्ट लेक्चर में ही देखा था, that is IUCN, that is इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ये एक बुक मेंटेन करते हैं, उस बुक का नाम होता है रेड डेटा बुक. ये बुक का कवर लेटर भी जो होता है जनरली रेड कलर का होता है. अंदर इसमें कोई चीज उसका इस वर्ड से वैसे लेना देना नहीं है. रेड का मतलब यहाँ पे इसलिए बिकॉज रेड कलर इंडिकेट्स द डेंजर. ये खतरा बताता है, रेड कलर इंडिकेट किया जाता है खतरा बताने के लिए. और इन बुक में उन्हीं स्पीसीज का नाम आता है जो स्पीसीज थ्रेटन्ड है, जिस स्पीसीज को खतरा है कि जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, उन्हीं स्पीसीज को इस बुक में मेंशन किया जाता है. और इस बुक में जिन ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट बनाई गई होगी उस लिस्ट को हम कहते हैं रेड लिस्ट. सो IUCN एक बुक मेंटेन करता है हर साल वो एक बुक बनाता है, उस बुक को कहते हैं रेड डेटा बुक. और जिन ऑर्गेनिजम्स का नाम इस बुक में होगा हम कहेंगे कि वो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है, थ्रेटन्ड है, वो स्पीसीज थ्रेटन्ड है. सो द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज इज मेंशन्ड इन द रेड डेटा बुक. तो रेड डेटा बुक में थ्रेटन्ड स्पीसीज का डेटा मेंटेन किया जाता है. सो द IUCN सिस्टम uses a set of 5 quantitative criteria to assess the extinction risk of a given species. IUCN क्या करता है कि कौन सी स्पीसीज को धोखा है, कौन सी स्पीसीज थ्रेटन्ड है, कौन सी स्पीसीज थ्रेटन्ड नहीं है, इसको कुछ पांच क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया पे डिटरमाइन करती है. कौन से क्राइटेरिया है? सो दिस क्राइटेरिया आर, द फर्स्ट वन इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइंस. कितने गति से उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम हो रही है, उसकी स्पीड क्या है कम होने की. नेक्स्ट द जियोग्राफिक रेंज, वो उस कौन से रेंज में रहता है, कितनी रेंज की उसकी रिक्वायरमेंट है और किस तरह की वो भौगोलिक परिस्थिति में रहता है. देन पॉपुलेशन साइज, कि उसकी पॉपुलेशन साइज आज कितनी है, पहले कितनी थी. देन हैबिटेट, वो किस तरह की जगह पे रहता है. एंड फाइनली दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो सभी चीज़ों को मिला के एक क्वांटिटी वाइज एनालिसिस निकालते हैं, एक बड़ी जगह का वो एनालिसिस करते हैं और इसका एक कंक्लूजन वो बनाते हैं आखिरी में. और उस कंक्लूजन से वो पुट करते हैं कि ये स्पीसीज किस कैटेगरी में जाएगी. सो आफ्टर अ गिवन स्पीसीज हैव बीन थोरोली इवेल्युएटेड, जब एक स्पीसीज को कंप्लीटली हम इवेल्युएट कर देंगे पांचों क्राइटेरिया से निकालकर, देन इट इज प्लेस्ड इनटू दी फॉलोइंग सेवरल कैटेगरीज. फिर उनको कुछ कैटेगरीज में रखा जाता है. दिस आर दी कैटेगरीज. इसमें आते हैं आपके एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट एंड नॉन evaluated. These are the 9 categories of threatened species given by the IUCN. So first one is the extinct. Extinct को indicate किया जाता है दो वर्ड से, that is EX, capital E capital X. Designation applied to species in which the last individual has died or is not recorded. ये extinct, ये designation तब दिया जाता है किसी species को जब उसका लास्ट इंडिविजुअल भी खत्म हो जाए या फिर अब उस ऑर्गेनिज्म के पृथ्वी पे जिंदा होने का कोई भी रिकॉर्ड ना हो. मतलब एक आधी ऐसी स्पीसीज जो पृथ्वी से कंप्लीटली पूरी तरह से खत्म हो जाए उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज. हमें एग्जांपल पता है, डायनासोर्स एक समय में हुआ करते थे पर वो आज नहीं है. सेबर टूथ कैट, वो भी आज नहीं है. डोडो, पैसेंजर पिजन, गोल्डन टोर्स, देन वुली मैमोथ, देयर आर सो मेनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो आज दुनिया में नहीं है, ये खत्म हो चुकी है, हम चाहकर भी अब इन्हें बचा नहीं सकते. देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल EW से. एंड अ कैटेगरी कंटेनिंग दोज स्पीसीज विच हुज मेंबर्स सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी और आर्टिफिशियल कंडीशन. ये ऐसा एक ग्रुप है, ये टैग तब लगाया जाएगा किसी स्पीसीज पर जब उसके सभी मेंबर्स नेचर से, नेचुरल प्लेस से, जंगल से खत्म हो जाए, वो सिर्फ जिंदा है किसी आर्टिफिशियल कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकलिनिया, ऑरिक्स, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ये जो भी स्पीसीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये स्पीसीज नेचर में नेचुरली प्लेसेस से खत्म हो चुकी है. इनके कुछ मेंबर्स किसी लैब में या किसी जू में जिंदा होंगे, अदरवाइज नेचुरली वो खत्म हो गए हैं. नेचुरली वो खत्म हो गया इसलिए एक वर्ड यूज किया गया है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. नेक्स्ट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. क्रिटिकली इंडेंजर्ड को हम इंडिकेट करते हैं वर्ड CR से. यहाँ CR का मतलब क्या होता है? CR का मतलब होगा यहाँ पे दैट इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड.
that is a category containing those species that possesses an extremely high risk of extinction with very few surviving members. यानी ऐसी स्पीसीज जिसके सिर्फ आखिरी 50 मेंबर बचे हैं और बहुत जल्दी ही यह स्पीसीज भी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, इसलिए इसे हम कहेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड. फॉर एग्जाम्पल अमूर लेपर्ड, बॉर्नियन ऑर्टेंगन, देन ब्लैक राइनो, इनके सिर्फ लगभग कुछ गिने चुने स्पीसीज बाकी बच गई है अर्थ पर और वो बहुत जल्दी ही कैसे हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है. देन इंडेंजर्ड, दैट इज कैपिटल EN से इसे इंडिकेट किया जाता है, एंड अ डेसिग्नेशन अप्लाइड टू अ स्पीसीज दैट possesses a very high risk of extinction as a result of rapid population decline of 50 to more than 70% over the previous 10 years. यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये ऐसा ग्रुप है, ये तभी लगाया जाएगा किसी, ये टैग तभी किसी स्पीसीज पे लगाया जाएगा जब उस स्पीसीज के 50 to 70% जो उसकी पॉपुलेशन है वो पिछले 10 सालों में खत्म हो गई है. कितनी? 50 to 70% जब पॉपुलेशन किसी स्पीसीज की 10 सालों में खत्म हो जाए उस ग्रुप को हम कहेंगे इंडेंजर्ड. इसमें आती है आपकी पोलार बियर, जैगवार, रेड आइड ट्री फ्रॉग, अफ्रीकन एलिफेंट, ग्रे वुल्फ, बाल्ड ईगल एंड सी टर्टल. इनके जितने भी स्पीसीज आपको, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनके 50 से 70% जो पॉपुलेशन थी, 70% इनके जो मेंबर थे, ये लगभग पिछले 10 सालों में खत्म हो चुके हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज वल्नरेबल. इसे इंडिकेट किया जाता है VU से. और ये कैटेगरी कब लगाई जाती है, ये टैग कब लगाया जाता है? अ कैटेगरी कंटेनिंग दो स्पीसीज that possess a high risk of extinction as a result of rapid population decline of 30 to more than 50% over the previous 10 years. अगर कोई ऐसी स्पीसीज जिसके 30% से लेकर 50% तक ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए, उनके मेंबर्स खत्म हो गए, कब तक? पिछले 10 सालों में, उसे हम कहेंगे वल्नरेबल. इंडेंजर्ड का कब? इंडेंजर्ड में क्या होना चाहिए? 50 से 70% स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो इंडेंजर्ड, और 30 से 50% के बीच में की स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे वल्नरेबल. एग्जाम्पल्स आर नीलगिरी लंगूर, टकीन, निकोबार फ्लाइंग फॉक्स, बारसिंगा. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज. यानी कि इन स्पीसीज के पिछले 10 सालों में 30% से 50% तक स्पीसीज लॉस हो चुकी है. नेक्स्ट इज नियर थ्रेटन्ड. नियर थ्रेटन मतलब क्या होता है? इसे पहले तो इंडिकेट किया जाता है कैपिटल N कैपिटल T से, एंड अ डेसिग्नेशन अप्लाइड टू स्पीसीज दैट आर क्लोज टू बिकमिंग थ्रेटन्ड और मे मीट द क्राइटेरिया फॉर थ्रेटन स्टेटस इन द फ्यूचर. ये थ्रेटन्ड आज नहीं है पर बहुत जल्दी ये भी थ्रेटन्ड हो सकती है. इनका नंबर काफी कम है, ये रेयर स्पीसीज है, इन्हें हम कहते हैं नियर थ्रेटन. ये थ्रेटन हुई नहीं है बट बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी ये भी थ्रेटन में आ सकेगी. देन लिस्ट कंसर्न. लिस्ट कंसर्न मतलब अ कैटेगरी कंटेनिंग स्पीसीज दैट आर परवेसिव एंड एबंडेंट आफ्टर केयरफुल असेसमेंट. जब स्पीसीज का हमने असेसमेंट किया, जब स्पीसीज की हमने स्टडी की तो हमको पता चला कि ये बहुत एबंडेंट है. एबंडेंट मतलब इनका बहुत तादाद में ये स्पीसीज आज भी नेचर में मिलती है, और परवेसिव मतलब बहुत वाइड जगह पे वो स्प्रेड हो चुकी है. किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह पे मिलती है, बहुत सारी जगह पे वो मिलती है, उसे हम कहेंगे परवेसिव. यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसकी हमने स्टडी तो की बट स्टडी में हमें ये मिला कि जिसका नंबर बहुत ज्यादा है, एबंडेंट है और परवेसिव है, मतलब स्प्रेड है. फॉर दिस आर द एग्जांपल्स. देन डेटा डिफिशिएंट. डेटा डिफिशिएंट को हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल D से. इसका मतलब होता है, ये टैग तभी लगाया जाता है व्हेन अ कंडीशन अप्लाइड टू अ स्पीसीज इन विच द अमाउंट ऑफ अवेलेबल डेटा रिलेटेड टू इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इज लैकिंग इन सम वे. जब भी किसी स्पीसीज के बारे में उसके रिस्क ऑफ एक्सटेंशन का डेटा हमारे पास पूरी तरह से ना हो, जब डेटा कम हो, जब डेटा पूरी तरह से ना हो, उसे हम कहेंगे डेटा डिफिशिएंट स्पीसीज. एंड लास्टली नॉट इवैल्यूएटेड, कैपिटल NE. आपको नाम से समझ में आ रहा है, नॉट इवैल्यूएटेड, अ कैटेगरी यूज टू इंक्लूड एनी ऑफ द नियरली 1.9 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट बट नॉट असेस्ड बाय IUCN. तो दुनिया में जितनी भी स्पीसीज है वो जो साइंटिस्ट ने बताई है, बट IUCN जो है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अगर उसकी पढ़ाई ना की हो, किसी स्पीसीज की हो उसने पढ़ाई नहीं की हो IUCN ने, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहेंगे नॉट इवेल्युएटेड। अभी तक उस स्पीसीज की जांच की ही नहीं की है तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगी, उसे हम रखेंगे एक कैटेगरी में जिसका नाम है नॉट इवेल्युएटेड। तो ऐसी 9 कैटेगरी हमने देखी। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।